रहीम। औरंगजेब सोहरवर्दी मेरा नाम है जी, और लोगों को मुफ्त पुरखुलूस मशवरे देना मेरा काम है। आज का सेशन बहुत वंडरफुल आपके लिए लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने प्लान किया है। जैसा कि हमने तय किया था कि हर जुमे को 6 बजे यहाँ पे एक पर्सनल डेवलपमेंट की सीरीज होगी। इसका इंट्रोडक्टरी सेशन हो चुका है लास्ट वीक, और अब ये उसका पहला कंपोनेंट है। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक डिसीजंस कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस क्या चीज है, डिसीजन मेकिंग क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको डिसीजन मेकिंग में, कैसे अच्छे वर्केबल डिसीजंस किए जा सकते हैं, चाहे वो घर हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कॉर्पोरेट हो। इसमें बहुत कोशिश करूंगा मैं कि हम प्रैक्टिकल बात करें, क्योंकि टाइम बहुत महदूद है हमारे पास। सिर्फ ये चीजें देखते जाइए ताकि आपका आहिस्ता आहिस्ता माइंड जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर जाए और इस क्लास में आप अपने आप को पाएं। पहली बात, लाइफ इज द रिजल्ट्स ऑफ डिसीजंस वी मेक। बहुत ज्यादा जिंदगी में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, कपड़े कौन से पहनने हैं, खाना कौन सा खाना है, यूनिवर्सिटी जाना है नहीं जाना, असाइनमेंट करनी है नहीं करनी, अच्छी करनी है बुरी करनी है, फिल्म देखनी है नहीं देखनी, यहां से लेकर शादी ब्याह कैरियर तक के बहुत सारे डिसीजंस हम करते हैं। It is difficult to decide between right and wrong, but it is very difficult to decide between right and more right. जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हों, then the confusion is increased कि किसको चुनें, क्या करें। उसके बाद big results come from small changes accumulated over time. रातों रात इनकलाब भी आते हैं, रातों रात चेंजेस भी आती हैं इंसानों में भी, बट दैट इज वेरी रेयर, क्योंकि खुदा का निजाम एवोल्यूशनरी निजाम है, नेचर। सो जब तक आप कोई कदम आज से उठाना नहीं शुरू करेंगे, वो 5 साल के बाद फल नहीं लेके आएगा। छोटी छोटी चेंजेस जो है वो बड़े रिजल्ट्स देती हैं। अब ये सुनने के बाद देयर आर विजनरी पीपल जो इस हद तक कहना शुरू हो गए हैं, बल्कि कहते हैं अज़ल से, we do not make decisions, we make choices, decisions are made somewhere else। समझ आई? प्लीज गौर कीजिए, मे बी उम्र की नापुख्तगी की वजह से आप इसकी गहराई तक ना पहुंच पा रहे हो। द ह्यूमन बींग्स ओनली मेक चॉइसेस, और वो समझते हैं कि हम फैसले कर रहे हैं, फैसले कहीं और होते हैं, तकदीर के फैसले। सो यहां तक भी लोग जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में है, जो सूफीइज्म में है, वो यहां तक बात करते हैं, और इसमें रियलिटी भी है। इसकी डिटेल में हम इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि ये फिर अलहदा से एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं टोटल प्रैक्टिकल आपकी तरफ जा रहा हूं बिकॉज द पॉजिटिव ऑफ टाइम। कॉर्पोरेट डिसीजंस आप करते हैं, अपने इदारों में बैठ के करते हैं। आज हमने पर्सनल डिसीजन मेकिंग की ज्यादा बात करनी। कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग का ये प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं सबसे टॉप पे, उसके बाद टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजर्स टैक्टिकल में, और सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉइज दे आर इन्वॉल्व इन दी ऑपरेशनल डिसीजंस। उसके बाद पर्सनल डिसीजन मेकिंग की बात है जी। ये जाती तौर पे भी इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है, पूरी एक चेन है। कहा यह जाता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ साइंस, रीचिंग टू अ डिसीजन इज एन आर्ट। Decision making process, science is a process and science, and reaching to a decision is an art. Welcome ma'am. We are talking about making decisions in life. So शुक्र है कि आप थोड़ा जल्दी ही आ गई, कुछ ज्यादा लूज नहीं किया आपने। सो आप ज़हनी तौर पे पहले क्लास में आ जाइए जरा, जहां जहां से भी आप ट्रेवल करके आए हैं, थोड़ा टाइम लगता है जरा। हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस की। स्ट्रेट अवे मैं पहले बात कर चुका हूं, चूंकि टाइम कम है। स्ट्रेट अवे हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। और प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात यह है कि डिसीजन मेकिंग में हम देखते हैं आपके घरों में, आपको जाती जिंदगी में जहां जहां पे फैसले करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसकी कुछ वजूहात देखते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1 इज लैक ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। बहुत बड़ी वजह फैसले ना करने की या वर्केबल ना होने की यह है कि आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही। आप समझ रहे हैं कि समझ आ रही है, जिस तरह मोस्टली हमारे हाल है, हमारा इर्द गिर्द। हम समझते हैं कि नहीं, हम बहुत तुरम खान है, लेकिन नहीं समझ आ रही होती।
तो यहां से हमें एक लेसन भी मिलता है जो हम आगे चल के ड्रॉ करेंगे, दैट प्लीज वेन एवर यू आर इन टू ए डिसीजन सिचुएशन, घर में या यूनिवर्सिटी में या ज़ाती लाइफ में, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। उस पर चाहे टाइम लग जाए, जितनी आपको समझ आ जाएगी उतना अच्छा फैसला करेंगे आप। सेकंड, लैक ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही, या अगर हो गई है तो आपका इल्म बहुत कम है उस मामले में। दूसरा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आजकल के जमाने में जहां पे सोशल मीडिया ने बम्बार्डमेंट की हुई है, टीवी चैनल्स ने बम्बार्डमेंट की हुई है, हर बंदा जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन का टोकरा सर पे रख के फिर रहा है। नाउ इज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड एज। जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इज वेरी किलिंग फॉर योर डिसीजंस। देन कम्स लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड टूल्स। आपने प्रॉब्लम भी समझ ली, आपके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन भी आ गई, बट यू डोंट हैव रिक्विजिट रिसोर्सेज कि आप डिसीजन ले सकें या उसे इंप्लीमेंट कर सकें, या आपके पास ऐसे टूल्स नहीं है। टूल्स ज्यादातर कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, एचआर सॉफ्टवेयर्स हैं, और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग अब इजी हो चुकी है, बहुत रिलेटिवली इजी हो चुकी है। दरम्यान में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं बहुत सिंपल लेके चल रहा हूं। एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। फियर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉस। वन ऑफ द टॉप रीजंस कि हम फैसले नहीं करते या गलत कर लेते हैं, खौफ। हम हर वक्त खौफ में घिरे रहते हैं, खास तौर पे कॉन्सिक्वेंसेज का, कि होगा क्या, अगर ये हो गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं प्रॉब्लम आ जाएगी। And we don't take decisions. So जितना जितना आप खौफ दूर करते जाएंगे, you will become very very good and practical decision makers. Then is impulsive decisions without goal statement. ये ऑलमोस्ट सबका प्रॉब्लम है। अभी गपशप में मेरे आपके आने से पहले कुछ यहां मैं बातें कर रहा था। सर्वे किया एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए ने, 82% पीपल वर फाउंड विदाउट एनी गोल स्टेटमेंट। और यहां पे हमारे यहां तो मेरे ख्याल फिगर 92-95 को टच करना चाहिए। दे डोंट हैव ए प्रॉपर गोल स्टेटमेंट। और आप फिर गोल स्टेटमेंट ना होने की वजह से 5 साल 10 साल मंसूबा नहीं है, कोई घर का भी नहीं है, अपना भी नहीं है, इसलिए इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं कि डिसीजन करने के मौके पे जैसी कैफियत हुई उसी तरह का फैसला ले लिया। इंपल्सिव, गुस्से में है तो गुस्से वाला ले लिया, खुश है तो खुशी वाला ले लिया। आर यू विद मी? जहां पे कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे हाथ खड़ा करके रोक लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आप फैसले करके उठे और नाचते हुए जाएं घरों को, तब मजा आएगा। नहीं चलो वैसे ना नाचना, लेकिन देन इज पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स। डिसीजन मेकर की पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मेन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज चल रही है, मेयर्स ब्रिग भी चल रही है और बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स भी चल रही हैं। आप किस पर्सनालिटी में है वो बहुत मैटर करता है। पर्सनालिटी की एक टाइप है कंसेंशियसनेस। ऐसे लोग बहुत तोल मोल के चलने के आदी होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डिसीजन मेकिंग, दे गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग डिसीजंस। द एक्सट्रोवर्ट्स, दे आर जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ चिल पीपल, दे टेक डिसीजंस लाइक दैट। सो आपकी पर्सनालिटी क्या है उसका भी असर पड़ेगा आपकी डिसीजन मेकिंग की खसूसियत पे। देन कम्स टू मच ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। सारी चीजें अच्छी चल रही हैं लेकिन ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, उसमें भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है डिसीजन लेते वक्त। पहले ऑप्शंस कम थी, डिसीजन जल्दी हो जाते थे। अभी इंटरनेट की वजह से यूनिवर्सिटीज फैल गई हैं, इतने सब्जेक्ट्स निकल आए हैं कि अभी मास्टर्स और एमफिल के स्टूडेंट्स को मुसीबत पड़ी होती है कि क्या करें। सो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, बट इट हैज बिकम अ वेरी बिग एंड सीरियस प्रॉब्लम ऑल्सो कि क्या करें, कौन सी डिग्री में दाखिला लें। देन इज नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ पास्ट डिसीजंस। सुन लीजिए इसको गौर से। जिसकी जिंदगी में जिसने जितने फैसले किए हैं उसके रिजल्ट खराब आए हैं माजी में, वो उतना बुज़दिल, वो उतना डरेगा फैसले करते वक्त। और जिसकी जिंदगी में पिछले फैसलों के रिजल्ट की परसेंटेज ज्यादा है, वो उतना कॉन्फिडेंटली फैसले करेगा। सो अपनी पर्सनालिटी को प्लीज ध्यान में रखिए आप सब, और फिर एनालाइज कीजिए, तब आप इस काबिल हो सकेंगे यहां से उठ के जाने के बाद दैट यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस। अपनी पर्सनालिटी को रख लिए, इसलिए पूरी ये चीज मैंने आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार की है।
देन इज पीयर फैमिली प्रेशर। हमारी सोसाइटी में खास तौर पे अभी हम भाग रहे हैं, वैसे इससे काफी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों का प्रेशर बहुत होता है, मत करें, नुकसान हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, खानदान क्या कहेगा, हाँ हमारे तो खानदान में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, तुम ये क्या रेसलिंग करने चल पड़ी हो, तुम ये क्या करने लग गए हो भाई। सो पीयर प्रेशर आपको बहुत ज्यादा। दूसरा जो सरकारी तौर पे यहां पे कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर, सिफारिश का चूंकि पाकिस्तान में बहुत दौर है, लिहाजा लास्ट मंथ पाकिस्तान रेंजर्स के बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं, अगर आपकी कोई वाकफियत हो तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं रेंजर्स वालों के। उन्होंने तमाम प्रिंसिपल्स को इकट्ठा किया, देवर अबाउट सो मेनी हॉल में, और उन्होंने मुझे कहा जी इनको डिसीजन मेकिंग पे आप जरा बात करें इनके साथ। उनके साथ जरा टाइम ज्यादा था, काफी पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ कि एज ए प्रिंसिपल आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ऐसी ऐसी चीजें उनको यहां से मिली कि वहां पे वो कह के गए, जिस तरह आज आप इंशाल्लाह कह के जाएंगे कि हम ये डिसीजन करने वाले हैं। इतनी ज्यादा सिफारिशें, और जब जाती तौर पे उनसे बात करो तो पता चलता है कॉलेज के या स्कूल के 50% डिसीजन पेंडिंग पड़े हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि सिफारिशें बहुत आ रही। तो जाती तौर पे सिफारिश का इतना अमल दखल शायद ना हो, लेकिन पीयर प्रेशर इज एनॉर्मस। मां बाप का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सोसाइटी का प्रेशर बहुत आपको अंडर प्रेशर रखता है टू टेक डिसीजंस। Then, last but not the least, lack of will and faith. Lack of will mean कि जितना ज्यादा आपका दिल पुरजोश होगा उस काम को करने के लिए, उतना आप फैसला करेंगे। जितने दिल में जोश की कमी होगी उतना फैसला नहीं करेंगे आप। So your passion also dictates कि फैसला करना है या नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। आपकी मुस्कुराहट मुझे बड़ा हौसला दे रही है दैट आपको समझ आ रही हैं चीजें। थैंक यू वेरी मच। देन इज द फेथ। आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बुद्ध हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, जिसको भी पूछते हैं, जितना फेथ उस पर कम होगा कि लिखा किसने है, तकदीर क्या चीज है, जो होगा मंजूर खुदा होगा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, नुकसान अल्लाह के, जितनी ये चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी आप उतना फैसला धड़ल्ले से करेंगे। जितनी ये चीजें कमजोर होंगी, आप आम लोगों की तरह बुतों को पूज रहे होंगे, बगैर फेथ के पूज रहे होंगे, उतना आप डरेंगे। सो ये टाइम डिसीजन मेकर्स के लिए, वली अल्लाह के लिए, वली अल्लाह बनने का वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू मेक डिसीजंस fearlessly, just faith in God. I thought this was faith in yourself. That's what I meant with this. अच्छा, ओके, नो मैं ओके, वो हम चलेंगे पॉजिटिव चीजों पे। पर्सनालिटी की बात हो गई, फेथ इन योरसेल्फ पे, उस पे चलेंगे हम जब हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। दिस इज दैट फेथ जिस भी पावर के साथ आप कनेक्टेड, जी, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड है। आई होप सो फार सो गुड। अपने ऊपर लागू कीजिए प्लीज, आप भी खास तौर पे, एंड जस्ट मेक डिसीजन। जो आपने रोका हुआ पिछले कितने महीनों से, अच्छा चलें, डोंट शेयर इट, दैट इज योर पर्सनल थिंग। देन वी कम टू द फैसिलिटेटर्स ऑफ पर्सनल डिसीजन मेकिंग। वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं, जो आपको मदद करती हैं, जो आपको पुश करती हैं टुवर्ड्स मेकिंग डिसीजंस। नंबर वन इज पर्सनालिटी ऑफ द डिसीजन मेकर एंड द फेथ। पर्सनालिटी में भी फेथ आ जाता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आज हमने कॉन्फिडेंस पे भी बात करनी है थोड़ी सी। मैं पूरा चाह रहा हूं कि इस सेशन को 12 मसाले की चार्ट बना दिया जाए आपके लिए। आई एम ट्राइंग दैट। सो पहले पर्सनालिटी ऑफ द डिसीजन मेकर आ गया, आपकी मदद करेगी। फैमिली, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, द कॉन्टेक्स्ट, जिस भी माहौल में, जिस फैमिली में आप रह रहे हैं, जितने वो सपोर्टिव हैं उतना आप अच्छा और बड़ा फैसला करेंगे। जितना वो डिस्करेजिंग है उतना आप कमजोर फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी माली हालत, जिस सिचुएशन में आप फैसला कर रहे हैं वो अगर फेवरेबल है, आपकी नर्व टेस्टिंग नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सिचुएशन ने इतना टेंस कर दिया है कि उस टेंशन की अजियत की वजह से लोग फैसला कर लेते हैं कि करना है। सो नेगेटिव सिचुएशन भी है इस बात की कि आप जितना ज्यादा आपको ये चीजें फेवर करेंगी, कॉन्टेक्स्ट फेवर करेगा, एनवायरनमेंट फेवर करेगा, उतना आप अच्छा डिसीजन लेंगे। सो अपनी अपनी जात के हवाले से आप इसको देखते जाइए कि क्या आपके घर की पॉलिसीज, आपके घर का कल्चर, क्या आपके इर्द गिर्द के दोस्त और रिश्तेदार सपोर्टिव है आपके। अगर वो सपोर्टिव है तो यू विल टेक गुड डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस। अगर वो नहीं है, यू विल स्पॉइल योर लाइफ।
एक मिनट प्लीज मैम, ये बहुत आसान सा और यूजुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए आता है कि हम इल्म के उस दरिया में गए ही नहीं जहां पे हमने सीखा हो कि पर्सनालिटी अपनी कैसे डेवलप करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, कौन सी सिचुएशंस में से कैसे निकलते हैं। देयर आर सर्टन पीपल, आप फाइंड आउट कर लीजिए और यू आर एबल टू डू इट, कि जिनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। मे बी कोई एक अदर निकल आए, उससे छुड़ा ले। नंबर 2, जिनसे अभी नहीं छुड़ाया जा सकता लेकिन छुड़ाया जा सकता है, उनको नोट कर लें, उनके साथ अपना इंटरेक्शन कम कर लें। देयर विल बी सम पीपल, अनफॉर्चुनेटली, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, वो मियां हो सकता है, बीवी हो सकती है। इफ दैट इज द सिचुएशन, दैट इज वेरी टैक्टफुल हैंडलिंग की रिक्वायर्ड है उसके लिए सब्र चाहिए, मौके का इंतजार चाहिए। बड़े बड़े लोग मैंने जिंदगी में देखे कि जिन्होंने टोटली अनफेयर फैमिली मेंबर्स को, जिनको वो नहीं छोड़ सकते थे, मनवाया, प्यार से कायल किया, टाइम लगा लेकिन वो हुए कायल। चूंकि हम में सलाहियत नहीं है, चूंकि हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं, लिहाजा हमें आसान हल ये नजर आता है, नंबर 1 छोड़ दो फौरन, नंबर 2 अपने मिशन को छोड़ दो। सो जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हम में हौसला पैदा होता है, हम में सलाहियतें पैदा होती हैं बातचीत की। मोस्टली तो हम अपने घरों में अपनी गुफ्तगू से डिसीजंस का बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। मां या बाप ने मानना भी अगर हो तो वो नहीं मानते, बिकॉज वी आर अनएबल टू कन्वे in a proper tone, in a proper way, with proper logics, with proper mathematical calculations, कि जी इसका फायदा ये है, इसका नुकसान ये है। सो आज के सेशन ये जो हो रहा है, इसका ताल्लुक किसी और से नहीं है सिवाय आपके से। आपने कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है ताकि आप दूसरों को भी टैकल कर सकें। अभी यहां पे हम लोग बैठे हैं ना, दूसरी दुनिया तो नहीं बैठी जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। देन कम्स ट्रेनिंग। इस तरह की ट्रेनिंग से डिसीजन मेकिंग की बाहर के मुल्कों में, एशिया में, सिंगापुर में बहुत ट्रेनिंग्स होती है। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ गया है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स चल रही है डिसीजन मेकिंग की। इन ट्रेनिंग्स में इस तरह के सेमिनार से भी इंशाअल्लाह ताला आपको मदद मिलती है बहुत सारी। देन जैसा कि मैंने पहले कहा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। हम मोस्टली अपनी जिंदगी आधी अधूरी गुजारते हैं विदाउट मच ऑफ पैशन, और खास तौर पे उसका आगाज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हो जाता है। आजकल कौन सी डिग्री चल रही है जी, चलो इसमें दाखिला ले लो। जॉब कहीं पे भी मिल जाए, एचआर मैनेजमेंट की डिग्री की हुई स्टूडेंट्स ने मेरे, और जॉब कहां कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। 2 साल बाद धक्के खा के निकल जाएंगे, फिर सप्लाई चेन में एमबीए करेंगे। सो चूंकि पैशन नहीं है, चूंकि पर्पस क्लियर नहीं है, इसलिए डिसीजंस भी गलत होते हैं, डिसीजंस भी पैशनलेस होते हैं। सो अगर आपका जो भी फैसला करना है आपने, उसमें जितना ज्यादा आपकी ख्वाहिश, आपका पैशन होगा, उतना ज्यादा आप फैसला करने के काबिल हो सकेंगे। और लास्ट जो हमने बात कही थी, बट नॉट द लीस्ट, इसको हम डिटेल से और भी बात करेंगे, क्लियर विजन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि अल्लाह पाक जिसकी बेहतरी का फैसला फरमाते हैं उसको शऊर अता फरमा देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग and the biggest difference between animals and humans. Any human which is not visionary, not using the mind, is equal to an animal. So जिसकी विजन जितनी ज्यादा तगड़ी है, अब आप में से जितनी ज्यादा जल्दी, कई लोग हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैम, 60 साल की उम्र के बाद भी विजन क्लियर नहीं होती, ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता होते, बस गुजार देती है जी लाइफ। और कई ऐसे हैं जो 20-25 साल में क्लियर हो जाते हैं कि नहीं मैंने ये पाना करना है। There are people around me in a very young age, they have a very clear purpose of life. कुछ गाइड भी उनको किया जाता है, लेकिन कुछ हैं जो हालात से भी सीख लेते हैं। सो आप में से जो बैठे हुए हैं, वो जिस स्टेज पे हैं, जितनी क्लियर जिसकी विजन है और पर्पस है कि मैंने करना क्या है जिंदगी में, वो उतना अच्छा डिसीजन मेकर बनेगा और दूसरों से आगे निकलेगा। सो दिस वाज दी पॉजिटिव फैसिलिटेटर्स। कोई क्वेश्चन अगर अभी भी बॉदर कर रहा हो, वैसे तो एंड पे हम करेंगे। ये एक बड़ा मजेदार सिंड्रोम है, आई नो बेटर। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ पुअरेस्ट डिसीजन मेकर्स। नाकाम तरीन लोगों की रिसर्च जो हुई है या उसकी रिसर्च की जाए तो वन ऑफ द टॉप क्वालिटी ये निकलती है, आई नो बेटर। उसकी वजह से इंफॉर्मेशन के दरवाजे वो बंद करते हैं, उसकी वजह से मशवरों के दरवाजे बंद करते हैं, उसकी वजह से उनका दिमाग आगे क्रिएटिव वेज ऑफ थिंकिंग सोचना बंद कर देता है। And they are trapped into a situation जहां पे वो ये समझ रहे हैं। अभी आते हुए एक मेरे प्यारे दोस्त ने, अभी सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने उसको कहा कि आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, आप बीमार थे। कहते नो आई एम ऑल राइट। मैं कहा नो यू आर नॉट ऑल राइट, यू आर बी ऑल राइट। आई कैन सी ए पेल आईज और आई कैन सी ए एलिंग बॉडी। सो अगर वो ये नहीं समझेंगे तो दवाई भी नहीं खाएंगे, ऐसे ही है ना, और बीमार और होते रहेंगे।
सो खुदा ना करे कि आप में ये चीज हो, अगर है तो प्लीज इसको जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं आप कीजिए। हम चूंकि उसकी तरफ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की तरफ और डिसीजन मेकिंग की तरफ, ये 4-5 स्टाइल्स लोगों ने रिसर्च करके दरियाफ्त किए, प्लीज अपना आप स्टाइल फाइंड आउट कीजिए। व्हाट आर यू? आर यू एन ऑटो क्रिएटेड डिसीजन मेकर, कि जो मन में आया बस कर दिया, डैम केयर अबाउट पेरेंट्स एंड फैमिली एंड टीचर एंड ऑल, आई लाइक इट, आई विल डू इट, ऑटोक्रेटिक है और आके अपना फैसला इंपोज कर देते हैं, या आप कंसल्टेटिव है, फैसला खुद करते हैं लेकिन मशवरे के बाद, काफी सारे मशवरे करने के बाद। तीसरा स्टाइल इज कंसेंसस, ये पाकिस्तान में तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप कंसेंसस जनरेट करते हैं, सब लोगों से जमहूरियत की तरह राय पूछते हैं, दैट इज वेरी पेनफुल एंड टाइम्स टेकिंग, बट ये भी एक स्टाइल है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अक्सरियत की राय से फैसला कर लेते हैं। देन इज क्रिएटिव, इस पे एंड पे हमने बात करनी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो कुएं में डुबकियां लगा रहा है उसको पता ही नहीं कि दरिया के जानवर क्या हैं, और जो दरिया में उसको पता ही नहीं समुंदर क्या है, लोग कहां कहां पे पहुंच गए हैं। आज हम इसकी जब बात करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितने मजेदार तरीके डिसीजन मेकिंग के निकल आए हैं। डिसीजन मेकिंग है, ये होता है कि सिचुएशन के मुताबिक यू मे बी ऑटोक्रेटिक, कमांड डिसीजन हो गया, एंड देन देयर इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव अ कंसेंसस, and then there is a situation where you consult somebody, and then there is a situation you have a creative decision making. Wonderful ma'am, wonderful. जी सही कहा आपने बिल्कुल। मतलब कुछ जैसे अब छोटे बच्चे हैं आपके, एक तरीके से कमांड डिसीजन होता है कि अम्मा ने फैसला कर दिया, बच्चों हैव टू डू इट, फिर देन your children grow older, then you consult your husband and you consult other people. इस तरीके से हर सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन मेकिंग होती है। बात हो गई आप? थैंक यू वेरी मच मैम। ये आपने अपनी बात की है ना, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल। जो आपने तस्वीर खींची है उस तस्वीर के लिए वन हैज टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, विच इज वेरी रेयर। अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेकर्स हैं आप, कि हर सिचुएशन के मुताबिक आप अगर रोल इख्तियार करते हैं, इट मीन्स यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। तो अगर आप में ये सलाहियत भी है तो ये चारों को या तीनों को अपना लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। बट क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग कह देना कि वो सारे करते हैं, दैट इज स्लाइटली एन ओवर स्टेटमेंट, बिकॉज क्रिएटिविटी डजंट बिलोंग टू ऑल। इसके तरीके क्या है वो जब हम देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि वाकई हम तो रिवायती तरीकों को ही क्रिएटिव समझ रहे थे। क्रिएटिव तरीकाज आर नॉट ऑर्डिनरी तरीकाज जो कि हमारी फैमिली में या हमारे मुल्क में चलते आए हैं। नो, नॉट एट ऑल, दे आर अदर देन दैट। इसीलिए लोग सबसे ज्यादा मुखालफत बर्दाश्त करते हैं, वो आर क्रिएटिव डिसीजन मेकर्स। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ और फ्लेक्सिबल, कैटलिस्ट। देन देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। वन इज साइंटिफिक प्रोसेस डिसीजन मेकिंग, सेकेंड इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। प्रोसेस डिसीजन मेकिंग मींस कि आप अपनी तमाम पर्सनालिटी, तमाम हालात, तमाम इंफॉर्मेशन को जहन में रखते हुए डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे। और इंट्यूटिव का मतलब यू बिलीव योर गट फीलिंग। जब आपने डिसीजन करना है उस वक्त जो आपके दिमाग में आ गया, जो आपकी इंट्यूशन ने कह दिया, यू डू दैट। कहा यह जाता है, जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि अगर आपकी फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी है और आप पिछले जो चारों स्टाइल थे डिसीजन मेकिंग के, उनको किसी ना किसी तरह कोऑर्डिनेट करके अप्लाई कर सकते हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन ऐसी पर्सनालिटीज चूंकि बहुत कम होती हैं, इसलिए दैट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल इसी तरीके से कहा यह जाता है कि जो अच्छे डिसीजन मेकर्स हैं, खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में, या जिन्होंने घरों के, पंचायतों के बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, मे भी उन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया हुआ, मे भी उन्होंने वो बुक्स नहीं पढ़ी हुई, बट वो पूरा प्रोसेस एडॉप्ट जरूर करते हैं, लेकिन फैसला उस पूरे प्रोसेस के बेस पे अपनी गट से, अपनी अकल से, अपनी इंट्यूशन से करते हैं। सो वो जब दोनों तरीकों को कंबाइन कर लेते हैं तो रिजल्ट आर मच बेटर। लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक मेथड या मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि आपने यही करना है, अगर ये करना है तो ये नहीं करना। सो इट्स अप टू यू कि आप पूरा प्रोसेस भी अडॉप्ट कीजिए, और उसके बाद अगर आपकी विजन, आपका पैशन उस मौके पे कहता है कि 19-20 का फर्क तो आ रहा है, लेकिन जस्ट डू इट, तो डू इट। अब आप ठीक हो गया, समझ आ रही है अभी बात? 15-20 मिनट पहले जो सिचुएशन थी अब तो नहीं है ना वो। थैंक यू। यही हम चाहते हैं कि आप बहुत खुशी खुशी यहां बैठे और अपनी जिंदगी के लिए बहुत कुछ लेके जाएं यहां से।
ये जनाब आगे प्रोसेस आ गया, एक साइंटिफिक प्रोसेस आ गया डिसीजन मेकिंग का, कि जब भी आपको कोई जिंदगी का फैसला करना हो तो पहले जितनी चीजें आपने देखी और सीखी है वो आपको बहुत मदद करेंगी। ये एक प्रोसेस है जो साइंसदानों ने मुख्तलिफ रिसर्च करके इजाद किया हुआ है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, गौर से समझे पहले ये मुसीबत है क्या। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, मोस्ट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड, और चूंकि आजकल जल्दी और बदहवासी में होते हैं इसलिए कहते हैं कि नहीं समझ आ गई समझ कर लेंगे। अच्छे डिसीजन मेकर की क्वालिटीज की टॉप मोस्ट क्वालिटी इज कंपोजर। अच्छे लीडर जितने भी आप दुनिया में देखें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको देखें, उनकी बुक्स पढ़ें, उनकी खुसूसियात पढ़ें, तो सबसे बड़ी क्वालिटीज में एक क्वालिटी नजर आती है, दे डोंट ब्रेक डाउन अंडर प्रेशर। और हमारे यहां तो प्रॉब्लम यह है कि लाइट चली जाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं। अच्छी से अच्छी कुर्सी पे बैठने का शौक है, 5, 10, 15 लाख तनख्वाह लेने का शौक है, लेकिन उस सीट पे बैठ के जो डिसीजंस करने हैं, जो क्राइसिस बर्दाश्त करने हैं, वो नर्व्स ही नहीं है। ये मर्दाना दाढ़ी है भाई, बातों से नहीं बनती। सेकेंड इज गैदर इंफॉर्मेशन। जितने आपके रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मैक्सिमम पॉसिबल मैंने कहा, ना अंडर इंफॉर्मेशन ना ओवर इंफॉर्मेशन। देन इज आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स। इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, सिचुएशन क्लियर हो गई, अब आप बैठ के सोचिए कि क्या क्या रास्ते मौजूद है मेरे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने आप लॉजिकल ऑल्टरनेटिव समझते हैं उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। देन इज प्रेडिक्ट द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। उन सारे ऑल्टरनेट के और एक या दो जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं उसका होगा क्या सॉरी अगर आप वो डिसीजन इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उसके क्या नतायज सामने आ सकते हैं आप एक अंदाजा कर सकते हैं। 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। उसके बाद मेक द बेस्ट चॉइस। जब बेस्ट चॉइस आपने कर ली कि ये करना है तो फिर एक्ट प्लीज। 70% ऑफ द डिसीजंस फेल बिकॉज डिसीजन के बाद वो इंप्लीमेंट ही नहीं होते। सो इंप्लीमेंट इट, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बाद भी आपने चिल नहीं करना। chill.com से पहले आपने evaluate.com करना है। हर कुछ अरसे के बाद उस फैसले के नतायज को देखना है और अभी भी अगर कोई गलती की गुंजाइश है तो उसको दुरुस्त करना है। यह पूरा एक प्रोसेस है, जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाते हम समझते हैं कि शायद डिसीजन ले लिया, दैट्स इनफ। नो, एक अगला प्रोसेस शुरू हो गया कि भाई डिसीजन तो चलो ले लिया था, जैसे भी हालात थे, जैसी भी सोच थी, लेकिन अब इसको एवेलुएट तो कर लो। एंड देयर आर पीपल, देयर आर बिग मल्टीनेशनल जायंट कंपनीज हु इवन टेक यू टर्न कि नहीं कोई बात नहीं, जितना टाइम पैसा जाया होना था हो गया, वापस यू टर्न करो, ये फैसला रिवर्स करो, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक डिसीजन किया इन सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए, लेकिन वो उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे, तो ओके आप उसको परसिस्ट करो, जो खामियां कमियां कोताहियां हैं वो दूर करो, लेकिन एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर लीजिए आप कि इस हद तक भी अगर रिजल्ट्स अच्छे ना आए तो आई विल रिवर्स। ये है अक्लमंद लोगों की निशानी, जो लीडर बनते हैं, जो चैंपियन बनते हैं, जो दूसरों से आगे निकलते हैं। सो आपको बहुत मदद मिल सकती है, मुशावरत भी मिल सकती है, बट इट इज यू हु इज द वन टू टेक डिसीजंस, nobody else, nobody else। इवन अगर ऑटोक्रेटिक रिवाज कहीं पे आपके दफ्तर में या घर में चल रहा है, सो किस तरीके से अपना व्यू पॉइंट आपने प्रेजेंट करना है, किस तरह के तरीके से आपने अपनी बात मनवानी है, उसको भी सीखिए प्लीज। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कीजिए। खाली इस बात को बहुत कम लोग मानते हैं कि जी बस ये चीज मुझे चाहिए, बहुत कम लोग मानते हैं, जब तक कि आप दलाइल के जरिए साबित ना करें कि इसके ये फायदे हैं, ये नुकसानात। अभी आते हुए एक और इंसिडेंट हुआ, मॉडल टाउन में फीमेल क्रिकेट कैंप लगा हुआ था और क्रिकेट की प्रैक्टिस खत्म हुई और लड़कियां, फीमेल क्रिकेट कैंप था, उसी क्रिकेट वाले लिबास में बाहर, और जब मैं पास से गुजरा तो ट्रैफिक बंद थी, गाड़ी रुक गई मेरी। एक बुजुर्ग थे बाबा जी, शलवार कमीज और साइकिल पे वो बेटी को लेने आए हुए थे, एंड दे वर टॉकिंग। बाबा जी कह रहे थे कि बेटे तेरी लास्ट प्रैक्टिस है आज, जो तू कब, यस अभी इट हैपेंड,
ये रोजमर्रा हम अपने घर में मसाइल का शिकार हैं और हमें अकल नहीं आ रही कि इनसे कैसे निकलना है। अब हम बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो कन्विंस करें किसी तरह से। मेरा दिल चाहा कि मैं पकड़ लूं उतर के उन्हें बात करूं, फिर मैंने कहा यार अजीब सा लगेगा कि भाई वो कन्विंस करें बेटी को कि व्हाट आर द रीजंस ही इज स्टॉपिंग। उनको भी चूंकि नहीं है बस वो, एंड लड़की इज ऑल्सो अनेबल, उन्हें बस शौक चढ़ा है, वो कहती ठीक है। अब या तो बाबा जी बेचारे रो धो के चुप कर जाएंगे या लड़की अल्लाह ना करे घर से भाग जाएगी, यही प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये हम रोज बर्दाश्त कर रहे हैं और रीजंस वो हैं जो आज हमने पिछले 10-15 मिनट में डिस्कस किए हैं। इज इट क्लियर जनाब? जी सर, डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट आपने टाइप्स बताए, इसमें क्रिएटिव टाइप भी थी। सर इसमें मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा, इवेंट कोट करना चाहूँगा। जी जी 1962 और 63 में सर साइनो इंडियन वॉर हुई थी, चाइना इंडियन वॉर हुई थी, और हमें एक अच्छा मौका मिला था कि हम कश्मीर पे को ऑक्यूपाई कर सकें। हमारे पास बहुत अच्छे हालात थे और अयूब खान गालिबन तब प्रेसिडेंट थे, लेकिन तब अमेरिका के प्रेशर में आके या उनकी बातों में आके वो एक अच्छा फैसला ना ले सके। तब हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम कश्मीर को एक्सीड कर जाएं। सर मैं इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि वहाँ पे अब उनकी वो एक अच्छे लीडर थे हमारे, और आपने कहा कि प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग एंड इंट्यूटिव होना चाहिए आप, सर वहाँ पे क्या चीज़ तैयार करनी? लेकिन आप उससे पहले नहीं आए ना, हमने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं कि कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है, एनवायरनमेंट को देखा जाता है, पैशन को देखा जाता है। अब देखिए जो पास्ट डिसीजंस हुए अभी इतने से टाइम में मैं क्या उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूं। पहली बात तो यह कि उसको किसी तरह भी क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग से नहीं जोड़ा जा सकता, वो आप रिफ्रेज कर ले, वो अल्फाज ना यूज करें। क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उस वक्त वो क्या हालात थे भाई, उन्होंने क्या सोचा, क्या डर आ गया उनको, ये तो मेरा ख्याल वही बता सकते हैं। लेकिन देखने में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है कि उनको उस वक्त प्रेशराइज करने का बेहतरीन मौका था और अपनी बात मनवाने का बेहतरीन मौका था। इससे ज्यादा हम कमेंट मेरा ख्याल कर भी नहीं सकते। बट इट इज इन एनी केस नॉट क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग, इट कांट बी लिंक्ड। ये आ गया जी क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग। क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग क्या कहती है? इसको जनाब एक शख्सियत है यूएसए की, एडवर्ड डी बोनो उनका नाम है। उन्होंने सोच सोच के एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि जनाब लेटरल थिंकिंग, एक है वर्टिकल डाइवर्जेंट वर्टिकल थिंकिंग, एक है लेटरल थिंकिंग। इसी तरह एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्ज होने वाली, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो लेटरल थिंकिंग उन्होंने वर्टिकल थिंकिंग से बनाया। वर्टिकल थिंकिंग का मतलब जो आज से पहले तक होता आया है, जो मेरा तजर्बा है, जो मेरी अकल है, वो यही कहती है, लिहाजा यही होगा। दिस इज वर्टिकल थिंकिंग। उन्होंने कहा हटो भाई इससे, तोड़ो इसको, जो कुछ आज तक हुआ उससे बाहर निकलो, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस। उसको उन्होंने लेटरल थिंकिंग, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग का उसका हैट जो है वो एडवर्ड डी बोनो के सर पड़ा, क्योंकि उन्होंने 6 हैट इजाद किए इसके क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग के। ये लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि बहुत रिस्क टेकर्स, बहुत कॉन्फिडेंट लोग, बड़े इनकलाबी लोग ये डिसीजन कर सकते हैं, आम लोग नहीं। क्योंकि आम लोगों की बात में ये समझ नहीं आते। मसलन छोटी सी बात हो, अगर किसी को घर में कोई बुखार या कोई चीज हो जाए तो इवन रिश्तेदार और मोहल्लेदार दूसरी जगह पे जाने नहीं देते कि पिछली दफा भी हमारे बेटे को ये हुआ था, हम फलानी जगह पे लेके गए थे, लिहाजा आप भी वहां जाएं। इसके अलावा और कोई इलाज ही नहीं है इसका। जिसने शहर की बाहर या पाकिस्तान के बाहर दुनिया नहीं देखी वो यही कहेगा। जिसने इस दुनिया के बाहर रूहानी दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं किया वो मानता ही नहीं, वो कहता पागल हो गए ना, ये क्या बातें कर रहे हैं। सो आपको इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, एंड मेजॉरिटी ऑफ अस लाइक दैट। सो क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग के रिजल्ट्स बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है। बट यू गॉट टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू गॉट टू बी अ रिस्क टेकर, ये इसकी शर्त है। एंड तीसरी शर्त, अगर क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग करनी है तो दिमाग भी क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि आम कोई भी बंदा उठ के क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग कर ले, उसके लिए दिमाग भी आर्टिस्ट वाला, फ्रेश माइंड, इनोवेटिव माइंड, दूर तक सोचने वाला माइंड, कलरफुल माइंड, ये खसूसियात उन्होंने बयान की हैं। ये सारी, ये 6 हैट उन्होंने पहनाए और उन्होंने कहा कि जब भी एक एक्सरसाइज भी होती है डिसीजन मेकिंग की, वर्कशॉप्स में मैं भी करवाता हूं, कि जो भी आप हैट पहनते हैं उसी तरह का फिर आप डिसीजन करते हैं। ये सारे आगे उसकी डिटेल आ गई एडवर्ड डी बोनो की, और उसकी मिसाल जैसे मैं आपको दे चुका हूं। अब आप लोगों में अगर जरूरत है ये, यू कैन अडॉप्ट इट। इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन तनकीद भी और मुखालफत भी ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग आम बात, रेगुलर बात सुनने के आदी हैं।
वो डिसीजन देखने और सुनने के आदी हैं जो वो सारी उम्र देखते और सुनते आए हैं। दे कांट इमेजिन दैट समथिंग न्यू ऑल्सो कैन हैपन। और इंसान बुनियादी तौर पे चूंकि चेंज रेजिस्टेंट है, इवन यहां पे बैठे हुए मैं इनको कहूं कि आप जरा इधर आ जाइए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बात नहीं कर रहा, तो ये कहेंगे ये अच्छी भली में बैठी हुई थी, क्यों उठा दिया मुझे। दिस इज ए ह्यूमन साइकी। तो इतनी बड़ी बात हो, और कई लोग मैंने ऐसे देखे कि उनका कोई वास्ता नहीं है, वो फिर भी तनकीद करते हैं, और भाई तेरा क्या वास्ता है यार, तेरा क्या लेने देना भाई मेरे डिसीजन से। बट चूंकि हम इवन सुनने की भी आदी नहीं है अनट्रेडिशनल चीजों को, लिहाजा ये करने के लिए यू गॉट टू बी मोर डेयरिंग, लेकिन उसके रिजल्ट्स दूसरों से ज्यादा बेहतर है। ये उन्होंने मुख्तलिफ टूल्स बनाए हुए इसके, ये कभी वर्कशॉप का मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके साथ बात होगी। अब हम चलते हैं कुछ मजेदार चीजों की तरफ बिफोर वी गो ऑन टू दी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। और वो मजेदार चीजें ये हैं, आपको फैसला करना है। और ये बड़े हॉल में वो कहां गए बिलाल भाई, बिलाल भाई जो पुलिस वालों की ट्रेनिंग मैंने करवाई, तो वो 200-250 लोग थे, बाल भरा हुआ था, तो वहां पे शोर और एक्साइटमेंट का मजा कुछ और आता है ना। तो ये स्टेटमेंट मैंने कहा जी पहले आप सब खड़े हो जाए, 250 लोग खड़े हो गए, मैंने कहा जी पहले आप दिल में पढ़े, उन्होंने दिल में पढ़ी, अब मैंने कहा ऊंची पढ़े। एक दफा मैंने कहा, उसके बाद वो चुप भी ना हो, इतने एक्साइटेड हो गए वो पढ़ते पढ़ते। और फिर मैंने कहा घबराना नहीं, ये होगा। क्यों होगा? फिर मैंने ये तस्वीर दिखाई। अगर आपने ये ठान लिया तो ये किताबी बातें नहीं है, वो वीडियो में भी उन्होंने रिपीट की हुई है मेरी बात। जब ये बात होती थी ना कोई ऑनेस्टी की और उसकी, तो मैं कहता था ये किताबी बातें, वो कहते थे नहीं है, दीज आर नॉट बुकिश थिंग। जिनको ट्रेडिशनल लोग, जिनको बुज़दिल लोग, जिनको रिजिड माइंडेड लोग ये कह के कारपेट के नीचे फेंक देते हैं कि ऐसा ना कभी देखा ना सुना, ना कभी हुआ ना होगा, ये किताबी बातें हैं सब। नो, ये किताबी बातें नहीं है। लोग खुशकिस्मती से इस मुल्क में, इस शहर में अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम, लेकिन दे आर डूइंग इट, और उसके रिजल्ट्स निकल रहे हैं। सो ये आपने अगर आज के बाद ठान लिया, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे सबको, जितनी आप जिएंगे इंशाल्लाह बेहतर जिएंगे। उसके तरीकेकार क्या हैं जी? अच्छा डिसीजन लेना हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है, आपका एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, वो सब कुछ, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी है, आपका उससे लगाव कितना है। ये तरीके हैं कुछ जिसमें आप मुसलसल अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने ये वंडरफुल प्रोग्राम शुरू किया है, इसका एक सेशन हो चुका है, आज दूसरा सेशन है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे गोल सेटिंग की और क्राइसिस मैनेजमेंट की। गोल कैसे सेट करते हैं, और क्राइसिस, अगर कोई तूफान, कोई मुसीबत आ जाए जिंदगी में, तो उसको कैसे मैनेज करना है। ये जनाब काइजन, जापानीज, काय का मतलब गुड, जन का मतलब चेंज। काइजन, काइजन इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। वो लोग कामयाब हैं जो अक्सरियत आपको जो ये जो ट्रेडिशनल बातें करते हैं उन लोगों की मिलेगी जिन्होंने कभी आपकी तरह कोई वर्कशॉप में नहीं गए, कभी कोई अच्छी डिग्री नहीं ली, कभी कोई अच्छी महफिल अटेंड नहीं की, उनका जहन उसी जमाने में रुका। इसी तरह नौजवान 20-20 साल के कि जिनको वास्ता ही नहीं पड़ा अभी ऐसी शख्सियात से, ऐसे ट्रेनर से, ऐसे कॉन्सेप्ट से, तो लिहाजा वो भी नहीं सोच सकते। तो अगर आपने ठान ली तो फिर आपको कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अभी थोड़ा सा किया, उसके बाद फिर पर्सनालिटी डाउन हो गई, फिर छोड़ दिया, फिर किया। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इज द आंसर। उसके बाद ये पढ़िए जरा आप, और मैं हॉल होता तो मैं कहता ऊंची पढ़िए, फिलहाल दिल में पढ़िए। आप जरा पढ़े। Taking decision and failing is better than not talking and any decision and repenting. Yes. तो इसी तरीके से मैं जो नौजवान लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज में खास तौर पे पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप अगर अपनी सुस्ती, लापरवाही और दूसरे पे डालना छोड़ दें तो आपकी जिंदगियां बदल सकती हैं, आपके पेरेंट्स की, आपके मुल्क की तकदीर बदल सकती है। कौन रोकता है आपको अच्छे ड्रेस कैसे पहनना सीखने से? कौन रोकता है आपको अपनी इंग्लिश उर्दू इंप्रूव करने से? कौन रोकता है आपको अपनी राइटिंग पावर इंप्रूव करने से? सिर्फ अपना आप और अपनी सुस्ती और अपनी काहली। एंड ख्वाब फिर जब हम देखते हैं, ख्वाब के लिए कोई एफर्ट नहीं करते, तो फिर मजेदार बातें तो होंगी। ये देखिए जी, आप पढ़िएगा जरा प्लीज। Take decisions which are favorable for your goal state. यस, आसान तरीन नुस्खा जो दुनिया के गुरुज ने बताया कि कैसे पता चले आपको कि कौन सा फैसला सही है, कौन सा नहीं है। आसान तरीन नुस्खा, इससे ज्यादा बताया आसान क्या होगी बात। लेकिन जब गोल स्टेटमेंट ही नहीं है, जब कोई मकसद सामने वाजे नहीं है, तो डिसीजन कहां से लेंगे आप? सो प्लीज पहले गोल स्टेटमेंट आपकी बनी हो, आपको पता हो कि ये जो मैं फैसला ले रहा हूं या ले रही हूं, इससे मेरा क्या मकसद पूरा होगा।
तो आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई गोल स्टेटमेंट नहीं है तो फिर जाहिर है आपका कंपैरिजन किसके साथ होगा, तो फिर आप इंपल्सिव डिसीजन लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, ये तस्वीर है बहुत बड़े बहरी जहाज की, और इतने बड़े बड़े बहरी जहाज हैं कि एक एक शहर के बराबर है, लेकिन उनको मूव कौन सी चीज करती है, उसको कहते हैं रडर। रडर इज दिस, और ये कितनी सी है, जहाज देखें आप, ये इतनी सी है पीछे, और इससे भी नीचे एक पुर्जा लगा होता है जिसको कहते हैं ट्रिम टैब। मैंने यूएसए से एक कोर्स किया, फ्रैंकलिन कोवी एक बहुत बड़ा इदारा है वहां से, उन्होंने ये मिसाल पेश की। उन्होंने कहा जी आप ट्रिम टैब बनने की कोशिश करें, ये मत कहें कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, सारी दुनिया ये कर रही है, मेरे करने से क्या होगा। उन्होंने जब ये मिसाल दी, यकीन करें हमें शर्मिंदगी में आंखों से आंसू आ गए कि या अल्लाह हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि ये रडर है जनाब, इससे नीचे ट्रिम टैब लगा हुआ छोटा सा, इस कमरे जितना, इससे भी छोटा, वो घूमता है तो रडर घूमती है, तो पूरा जहाज घूमता है, इसको ट्रिम टैब कहते हैं। सो आज तक आप जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की इंटरव्यूज पढ़े, कॉर्पोरेट सीईओज के इंटरव्यूज पढ़े, बड़े बड़े जो शायर गुजरे उनके इंटरव्यूज पढ़े, आपको ये चीजें कॉमन नजर आएंगी। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस, दे थिंक बिग, दे थिंक बिग, दे डू बिग, दे डू बिग, दे आर सक्सेसफुल मोर देन अस। सो हम या तो सारी उम्र तालियां बजाते रहेंगे लीडरों के पीछे, और या इसी तरह जिंदगी गुजार के चले जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बेहतर करना है अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने मुल्क में, तो वी हैव टू अडॉप्ट। इल्म ने इतना खजाना आपके लिए बखेर दिया है, लेकिन जाहिर है उसी के लिए ये मोती जो चुगेगा, जो नहीं चुगेगा बैठ के दाना दुनका खाता रहेगा, मोतियों को छोड़ देगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। चाहे जितनी मर्जी आप किताबें लिख लें, वर्कशॉप्स कर लें। एक और चीज मजेदार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे हम चलेंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप बोर नहीं हो रहे। आप मैम जरा पढ़िए। People do not make goals or change goals frequently or change goals after failure. अच्छा, और लाइट से मुश्किल आ रही पेश। पीपल डू नॉट मेक गोल्स, पहली तो कैटेगरी वो ज्यादातर लोगों की जो गोल बनाते ही नहीं, और दे चेंज गोल्स फ्रीक्वेंटली। एक नाकामी आई मकसद चेंज, दूसरी आई दूसरा चेंज, नई नाकामी नया मकसद। नाकाम लोगों की एक और बहुत बड़ी निशानी, और या कोई बहुत बड़ी नाकामी आ जाए तो वो गोल चेंज कर देते हैं। गोल्स एक दफा बनते हैं एंड आर दे कैन बी चेंज्ड बट वेरी रेयरली, एंड इफ दे चेंज्ड दे आर चेंज्ड बिकॉज ऑफ सॉलिड रीजंस एंड लॉजिक्स। इंपल्सिव नहीं कि अब मैं इससे तंग आ गया हूं या मुझे पसंद नहीं है तो चेंज कर लो, वैसे नहीं। सो आपको भी कोई नाकामी आए, मैं अगर अपनी लाइफ हिस्ट्री के 5 साल सिर्फ आपसे शेयर करना शुरू करूं तो आई डोंट थिंक कि 10-11 बजे से पहले हमारी जान छूटेगी। सो इसलिए मुझे इतने बड़े बड़े गुरुज की किताबें पढ़ने का, इंटरव्यू का बताने का, आपको वो तो एक अलग कहानी है ना, वो समंदर है, खजाना है इल्म का। बट इफ आई अंडरस्टैंड एंड आई लुक बैक एट माई लाइफ हिस्ट्री, तो मेरी आवाज में और मेरे लहजों में इसलिए कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये होते हुए देखा है सब कुछ। इसलिए आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि यस इट हैपन्स, इट कैन हैपन। जी मैम जरा आप पढ़िएगा। नो अच्छा, आप जरा गुफरान भाई थोड़ा। Identify critical success factors, effort, score, result score. ओके जी, ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि डिसीजन लेने से पहले कर लें तो बहुत अच्छा है, डिसीजन लेने के बाद भी कर लें तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। पहले कर ले तो भी तो अच्छा है, लेकिन बाद में कर ले तो भी नुकसान नहीं है। जैसे हमने कहा इवैल्यूएट करें। प्लीज आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। बिजनेस एजुकेशन वाले कुछ लोगों को पता होगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऐसे मकामात, ऐसी निशानियां, ऐसी चीजें होती हैं जो उस डिसीजन के कामयाबी की लिए बहुत जरूरी होती है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो होंगे तो कामयाबी मिलेगी, होंगे तो नहीं मिलेंगे। सो जब आपने ये बनाए हुए हैं 2 या 3, तो आपको ज्यादा आसानी होगी जज करने में कि मेरा डिसीजन इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे बेस करता है, लिहाजा कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। अगर ये सक्सेस फैक्टर नहीं बने हुए तो फिर आपके पास बिल्कुल खुला मैदान है। यू कांट जज कि क्या होगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं फेल हो गया हूं। फिर आपको तभी पता चलता है कि आपका डिसीजन खराब हो गया है जब एंड रिजल्ट आता है। इसका फायदा यह है कि रास्ते में आपको पता चल जाता है कि आपका डिसीजन ठीक था या नहीं ठीक था।
देन इज एफर्ट स्कोर एंड रिजल्ट स्कोर। एंड पे चलते चलते फिर हम कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस को रिजल्ट समझते हैं, पढ़े लिखे एमबीए लोग परफॉर्मेंस को रिजल्ट समझते हैं। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जी, मतलब आपके रिजल्ट ठीक नहीं। क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च नहीं पड़ी हुई इसलिए वो वही बोलते हैं, मार्केट में वही बातें फैल जाती हैं। अगर उसको हम साइड पे भी रखें, साइंस को और बिजनेस को साइड पे रखें, कौन कौन यहां पे मानता है कि रिजल्ट जो है वो इंसान के हाथ में जी? कौन कौन बिलीव करता है? अली ओके, एक साहब हैं जो बिलीव करते हैं। हर बंदा अपनी एफर्ट तो पूरी करता है, हार्डर करता मेरा सवाल क्या था भाई? है। एक मिनट प्लीज, नहीं हाँ या ना में जवाब। मेरा सवाल बहुत वाज़ेह था, कौन कौन बिलीव करता है कि रिजल्ट बंदे के इंडिविजुअल के हाथ में होते हैं? इतना सा सवाल है। पार्शली होते हैं। ओके गुड। उन्होंने कहा जी कंप्लीटली होता है, उन्होंने कहा पार्शली होता है। कोई और? पार्शली कहना चाह रहे हैं 50% बंदा करता है, बाकी रहता यार करना इज एफर्ट, व्हाई आर यू मिक्सिंग इट अप? करना इज एफर्ट यार, रिजल्ट इज नो एफर्ट, रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ द एफर्ट। सो मिक्स अप ना करें प्लीज, फिर आपको और आसानी होगी। बिलाल प्लीज सपोर्ट योर स्टेटमेंट। क्योंकि सर इसमें मतलब कोई इसमें कोई गलत बात नहीं कि जो बंदा जितनी मेहनत करता है वो उसे मिलता है। एक मिनट मैं यार यही तो चीज समझ नहीं आ रही यार। फॉर गॉड सेक आई एम सेइंग प्लीज एफर्ट को साइड पे रखें, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। नो मेहनत नो एफर्ट आप मिक्सअप कर रहे हो, उस दिन भी मिक्सअप कर रहे थे। प्लीज रिजल्ट की बात हो रही है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन कौन कौन समझता है कि उसके हाथ में है? कंफर्म है, ये बात हो रही है। यस थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके ज़हन काफी क्लियर है। खुदा का वास्ता है रिजल्ट्स पे मत जाएं। जो बंदा रिजल्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है उसकी मोटिवेशन भी, उसका डर बढ़ता है, मोटिवेशन कम होती। एफर्ट पे ध्यान देना है। बड़े बड़े लोगों की आप बात सुने, वो कहते हैं गोल सेट कर लो, उसके बाद डोंट फोकस ऑन गोल्स। हर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर गोल्स। वो कहते हैं जिन की तवज्जो गोल्स पे फोकस रहती है उनका एफर्ट जो है वो गड़बड़ रहता है। जो सिर्फ अपने एफर्ट पे बिलीव करते हैं, गोल सेट कर लिया उसके बाद एफर्ट करो। सो जितने रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, एफर्ट उनके हाथ से छूट जाती है ट्रेन, क्योंकि उनको नजर आ रहा है पिंडी 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 पिंडी। ये नहीं पता कि बस में भी बैठना है भाई, अब यहां से उतरना है, यहां पे जाना है। सो प्लीज जब भी आप डिसीजन करें, कोई चीज करें, वो सारा प्रोसेस जरूर करें, बट जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स, नॉट ऑन रिजल्ट्स। रिजल्ट्स निकलेंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे। एक मैं आपको मिसाल प्रैक्टिकल इसकी शेयर करता हूं। मेरे एक उस दिन भी मैंने की थी, शायद अगर दोबारा सुन रहे हो तो माइंड ना करना, आप बोर ना होना। मेरे गुरु हैं योगा के, बाबा सदगुरु, इंडिया में वो, उनसे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर थे इंडिया के, सहवाग, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। उन्होंने पूछा कि बाबा जी जब मैं ग्राउंड में जाता हूं तो मेरे ऊपर जो है ना वो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, मेरे ऊपर 1 अरब लोगों का प्रेशर होता है, मैं क्या करूं? मैं कई दफा फेल हो जाता हूं, मेरा दिल चाह रहा होता है आज मैं स्कोर करूंगा, विकेट बहुत अच्छी है, मैं फेल हो जाता हूं। इतना सिंपल उन्होंने जवाब दिया, इतना सिंपल उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका असल काम क्या है? उसने कहा कि वो एक बल्ले से गेंद को मारना। तो कहते हैं यस, वेन एवर यू आर एंटरिंग द ग्राउंड जस्ट फॉरगेट अबाउट योर पेरेंट्स प्रेशर, फॉरगेट अबाउट इंडियाज प्रेशर, जस्ट कंसिडर दिस, देयर इज अ पर्सन जिसके पास बॉल एंड आई हैव द बैट, आई हैव टू जस्ट हिट। 3 मैचेस के बाद दोबारा वो उनके पास आए, दोबारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, 3 मैच में 2 सेंचुरियां और 1 50 थी। और उन्होंने एडमिट किया आके कि मैंने जो आपने बताया था मैंने वही किया। मैंने ना सेंचुरी सोची, ना मैंने सोचा मैच जीतना है, मैंने कहा भी मैं आ गया हूं, दिस इज द बॉल, आई हैव टू हिट। और इतना प्रेशर मुझसे हटा। हमारे जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां या बड़े एक्सपीरियंस लोग जो फिर रहे हैं, आधा तो रिजल्ट्स का प्रेशर उन्हें मारे हुए। ये हटा के देखें जरा, फिर देखें परफॉर्मेंस क्या होती। सेहत भी ठीक रहेगी, विजन भी ठीक रहेगी और इफेक्ट भी आएगा फिर रिजल्ट। लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स ऑल द टाइम आर नॉट द सेम एज यू विश। अगर ऐसे हो तो हम भगवान हो गए, फिर हम तो भाई हम तो खुदा हैं, फिर जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं हो सकता और ना कभी जिंदगी में होगा। सो वो लोग कम खुदकुशियां करते हैं, वो लोग कम डिप्रेशन में जाते हैं जिनकी नजर एक गोल बना लिया और एफर्ट पे होती, जिनकी नजर टोटल रिजल्ट्स पे होती है। सबसे ज्यादा सुइसाइड का रेशो उनका है, बिकॉज उन्होंने
पूरी जान रिजल्ट्स पे लगाई हुई है। इवन स्टूडेंट्स खुदकुशियां ज्यादा वही करते हैं जिन्होंने सोचा हुआ है कि नहीं मर जाएंगे अगर 3 GPA ना आया तो, और वो वाकई खुदा ना खास्ता फिर वो मर जाते। सो टुवर्ड्स द एंड लास्ट 10 मिनट्स बात कर लें हम जरा, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। करना चाहेंगे आप या वाइंड अप करें? करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच यार, मुझे पता था ये चीज ही ऐसी है। लास्ट में अब आपने देख लिया कि डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसका एक प्रोसेस भी है, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग भी है। रिजल्ट्स अलग चीज है, एफर्ट अलग चीज है। रिजल्ट्स पे तवज्जो देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, एफर्ट पे तवज्जो देंगे तो प्रॉब्लम्स कम रहेंगी, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाए कॉन्फिडेंस का वर्ड जो हर वक्त बोलते हैं, हर मौके पे हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ये है क्या भला? सो कॉन्फिडेंस की देयर इज नो सच पर्टिकुलर डेफिनेशन जो कि मैथमेटिकल अंदाज में हो। कॉन्फिडेंस इज द एबिलिटी टू डू एनीथिंग जो आपको मिले एप्रोप्रिएटली। इट्स ए मेंटल स्टेट। किसी भी चीज को जिस अंदाज में होना चाहिए अगर आप उस अंदाज में करते हैं, दैट बिकम्स योर कॉन्फिडेंस। इट इज द सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ ट्रस्ट, बिलीव इन योर पावर्स। इसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है, सेल्फ एस्टीम उसको कहते हैं। ये आपने अपने आप को नंबर देने हैं। जिनके पास कागज पेंसिल है वो नोट कर लें, जिनके पास कागज पेंसिल नहीं है वो दिल में नंबर दे दें। सेल्फ एस्टीम कहते हैं आप अपने बारे में जज्बाती तौर पे अपने आप को कितनी इज्जत देते हैं, कितना वैल्यू करते हैं। नंबर दें अपने आप को जरा, आप अपने आप को जिंदगी में कितनी इज्जत देते हैं, कितना वैल्यू करते हैं। अपने आप को ज़हन में नंबर दे लीजिए। जितने नंबर ज्यादा उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे, जितने नंबर कम उतना कॉन्फिडेंस डाउन होगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप सेल्फ लव, जी वो इसी चीजों इसी में आ जाती है सारी, कि आप कितना वैल्यू करते हैं अपने आप को। ओवर करते हैं तो आप एरोगेंट नजर आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। अंडर करते हैं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। जितना अप्रोप्रिएटली करते हैं वो झलकेगा आपकी बातों में, आपकी ईगो कम होगी, आप नॉर्मल रहेंगे, आप बात बात पे भड़केंगे नहीं, आप हर काम को तहम्मुल से इफेक्टिवली करने के आदी हो जाएंगे। ये सारी खुसूसियात पैदा होंगी। सेकेंड है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी कहते हैं जब भी आपको घर में, दफ्तर में, यूनिवर्सिटी में कोई काम दिया जाए तो काम मिलने के बाद पहला इंप्रेशन आप अपना क्या लेते हो। इफ आई टेल यू कि प्लीज आप नीचे जाइए, यू हैव टू अरेंज ए लेक्चर फॉर 50 स्टूडेंट्स, फलाने सर आ रहे हैं, आपने उनको वेलकम करना है, ये आपका आज का काम है। अब आपने इन्होंने ये सुन लिया, इनको क्या फील आती है? पहली एक फील ये आ सकती है कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मैं अभी नया नया आया हूं, मैं ये कैसे करूंगा, आई थिंक आई कांट डू इट। दिस इज वन। सेकेंड, काम तो मुश्किल है, पहली दफा मैं आया हूं, प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई विल ट्राई, मैं देखता हूं होता है कि नहीं होता। This is two, and third is this is a great opportunity with me to prove myself. मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इन तीनों में से जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज योर सेल्फ एफिकेसी। जिसकी स्टेटमेंट जितनी एवरेज उसका कॉन्फिडेंस भी एवरेज, जिसकी स्टेटमेंट जितनी स्ट्रांग उसका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स योर कॉन्फिडेंस। अब ये दो मेन चीजें सुनने के बाद अब हम लोग गुर की बातें चंद मिनट में देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस खराब करती हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस आज से ही बहुत बढ़ा देंगी अगर आपने अमल किया तो। नंबर वन इज फेसिंग एंड एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। इसको मैं वाजे करूंगा, ये 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, बाकी 40% और ये 60%। मोस्ट ऑफ अस आर अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ आवर फैमिली बैकग्राउंड, आवर फाइनेंशियल स्टेटस, आवर पेरेंट्स, आवर विलेज, आवर टाउन और व्हाट एंड व्हाट नॉट। जितने लोग जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, जो नहीं एक्सेप्ट करते वो दो चीजें करते हैं। नंबर वन, ईदर दे गेट डिप्रेस्ड कि मेरे तो मां बाप बेचारे माड़े जाने, पैसे भी कोई नहीं, मैं फलाने पिंडों आया हूं, मैं इतने की करा मैं इन्हां दे नाल, वो डिप्रेशन में चला जाता। दूसरा तबका जो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं आजकल, दे आर अडॉप्टिंग अननेचुरल वेज। The girls through the fashion and so many अजीब type of things,
which I know you may be knowing, उनके पास वो एक आसान रास्ता है to prove that they are from a good family and they are confident. चूंकि है नहीं है, लिहाजा वो, और लड़के मोस्टली लड़ाई झगड़ा, यूनियन बाजी एंड so many other things. So चंद खुशकिस्मत, बहुत कम वो लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जिस भी शहर, जिस भी फैमिली से हूं, जैसे भी मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर माई प्राइड. मैं अपनी मेहनत से, अपने अच्छे रवैये से, अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करूंगा. जिसने ये तैयार कर लिया उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त, वरना आपको मैंने 2 कैटेगरीज बता दी. इट इज वेरी सिंपल. सेकेंड, इसी की कैटेगरी और बड़ी मजेदार है, वो है हमारे अपने बारे में. Most of us are underconfident because we don't like our own hair, our own qad, our own complexion, our own weight. Mostly. इसलिए यहां पे बैठ के जो भी, अव्वल तो यहां भी खामोश रहते हैं, लेकिन बहुत बदतमीजी के कर रहे होते हैं, अजीब से रूड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बोल ही जा रहे हैं. उनको कहें जरा आए तशरीफ लाएं इधर, तो टांगे काम में लग जाती. सो जब हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, जैसे भी हैं, और मैं तो वर्कशॉप में कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि देयर आर मेनी वेज जिनसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो. जो आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है उनको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जो कंट्रोल में नहीं है उनको आप इंप्रूव कर सकते हो. रंग अगर आपको समझते हैं कि काला रंग या गंदगी रंग अच्छा नहीं है, तो क्रीमें लगाओ, गोरे हो जाओ. थोड़ा सा लटक लो किसी चीज के साथ, कद लंबा हो जाएगा. थोड़ी एक्सरसाइज कर दो तो बॉडी बन जाएगी, क्या प्रॉब्लम है. लेकिन उसी को ले लेके आप अपनी सलाहियतों को, अपने कैरियर को खराब करें, ये तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है. तो मैं जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की वर्कशॉप्स करवाता हूं, सबसे ज्यादा असर होता है 60%, बिकॉज लोग अपनी ही फैमिली, अपनी पर्सनैलिटी का शिकार है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और उसके लिए फिर उल्टे सीधे रास्ते ढूंढते हैं. जो कॉन्फिडेंट है अपने बारे में, अपनी हर चीज के बारे में, वो कभी भी नहीं भड़कता. उसको जब मौका मिलता है वो तब बोलता है और एप्रोप्रिएटली बोलता है. वो कभी भी आगे बढ़ बढ़ की तस्वीरें नहीं खिंचवाता, कभी भी नहीं कहता कि मुझे जरा ट्रेनिंग कराने दे. नो, जब उसको मौका मिलता है तब वो प्रूव करता है कि क्या, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर. जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो वो भागता रहेगा और या फिर ज्यादा एक्सपोज करता रहेगा अपने आप को. थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉइंग दिस. देन सेल्फ अवेयरनेस एंड बिलीफ. हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, मरीख के बारे में, यूएसए के बारे में, फलानी टेक्नोलॉजी किधर आ गई, किधर नहीं आ गई. एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवरसेल्फ एंड वी थिंक वी नो, वी डोंट नो. इससे बड़ी कोई, देखो ना, इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, और ये बेवकूफियां देखें जो अशरफुल मखलूकात कर रहा है. जिसको जानना चाहिए, जो आपकी अपनी, उसकी खूबियों खामियों का, उसकी स्ट्रेंथ्स का आपको पता ही नहीं है, और आप दुनिया जहान को खंगालते फिर रहे हैं. सो जितना आपको अपनी खूबियों का पता चलता जाए, ये भी एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं. पहले प्लीज खूबियों पर नजर रखें. अगर कोई नहीं बता रहा तब की बात कर रहा हूं. अगर कोई ऐसे खुशकिस्मत लोग आपके गिर्द हैं जो आपको बताएं कि यार आपकी ये स्ट्रेंथ है, आप इसमें काम करें, दैट इज ए ग्रेट लक. लेकिन अगर नहीं तो आप फाइंड आउट कीजिए, उससे मशवरा कर लें. बहुत तरीके हैं, किसी मेंटर से मिल लें आप. तो पहले अपनी खूबियों पर तवज्जो रखें, उनको बिल्ड करें. इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा. अपनी खामियों को नहीं भूलना, फॉर गॉड सेक. इसका मतलब ये नहीं कि खामियां भूल जाएं, लेकिन खामियां बाद में, बिकॉज हमारा एटीट्यूड ऐसा बन है, हर बंदा नेगेटिव बात करता है. आपको अगर 10,000 शेयर आते हैं ना, मैं 11,000 वाला सुनाऊंगा कि क्यों नहीं आता तुम्हें. दैट इज सो अनफॉर्चुनेट. बिजनेस इंटरव्यूज में ये हो रहा है, घरों में ये हो रहा है, पार्टीज में ये हो रहा है, सेमिनार्स में लड़ाइयां हो जाती. भाई जिस पे बात हो रही है वो सुन लो, तुम निकाल के कहां से लेके आ गए हो यार. सो इस माहौल में वाकई बड़ा मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना. लेकिन जो कर लेता है वो कामयाब हो गया, जो नहीं कर रहा वो फिर फिरता रहता है. तो प्लीज फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स, उस पर काम कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए. फिर साथ साथ अपनी खामियां दूर कीजिए. ये नहीं कि खामियां दूर नहीं करनी, लेकिन हर वक्त खामियों को देखना, हर वक्त खामियों की बात करना, दैट इज वेरी डिप्रेसिंग, वेरी डिप्रेसिंग. वो आपको मोटिवेट नहीं करता टू कैप्चर योर स्ट्रेंथ्स. Then is the success and achievements. अब बिल्कुल हमें सबको क्लियर हो चुका है, हमने पहले बात कर ली कि रिजल्ट, कामयाबी आपके हाथ में नहीं है. ओके, तो लेकिन चक्कर यह है कि जब भी जिस एज के दौर में आपको ज्यादा कामयाबियां, ज्यादा सक्सेस मिल रही होती है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट. जो स्टेज या एज आपकी ऐसी गुजर रही है कि ये दरवाजा भी बंद, इधर से भी जवाब, इधर से भी जवाब, यू आर ऑटोमेटिकली अंडर कॉन्फिडेंट. सो हर ट्रेनिंग गुरु बता रहा है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, कि कामयाबी के 100 सुनहरी असूल.
कोई ये नहीं बता रहा कि जब आप नाकाम है तो क्या करें। चैंपियंस में और आम लोगों में फर्क ये है कि आम लोग जब नाकाम होते हैं, गिरते हैं, तो उठ नहीं सकते, चैंपियन बार बार उठता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन ऑर्डिनरी पीपल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। सो इसका मैं कुलिया आपको बता रहा हूं, जो आपका कामयाबियों का पीरियड चल रहा है, जो बड़े और सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स है उसमें वो करें, जो नाकामियों का पीरियड चल रहा है उसमें ना करें, एहतियात करें। लेकिन कई ऐसे रिस्क टेकर्स हैं जो जब नाकाम हो रहे होते हैं तो कोई ऐसा बड़ा काम करते हैं लेकिन वो बड़ा रिस्की है। तो सेफ अप्रोच ये है कि वो सारे बड़े काम उस दौर में करें जब आपको कामयाबियां मिल रही हैं और आपका कॉन्फिडेंस हाई है। तो सक्सेस भी बहुत रोल प्ले करती है कॉन्फिडेंस में। देन कैरेक्टर, रैपो एंड क्रेडिबिलिटी, इसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन ये एक रियलिटी है। जिसका किरदार जितना ज्यादा मजबूत और अच्छा होगा, लोगों के सामने आने में उसे कम शर्म, कम झिझक आएगी। जिसका किरदार जितना खराब है उतना वो अवॉइड करेगा कि किसी को पता ही ना चल जाए, कोई सवाल ही ना पूछ ले। सो यूनिवर्सिटी में भी, घर में भी, सोसाइटी में भी, जितनी आपकी रैपो, आपका कैरेक्टर अच्छा है, उतना आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। पहले हम बात कर चुके हैं, फिर ये अहम तरीन फैक्टर आ गया सामने, पीपल अराउंड यू बहुत मैटर करते हैं किस सोबत में आप रहते हैं। क्यों? कि आपका ब्रेन इज एन हार्डवेयर, माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। जितने लोगों की जिस तरह की बातें आपके कानों से दिमाग में जाएंगी, उसी तरह का दिमाग आपका प्रोग्राम हो जाएगा। कंप्यूटर की मिसाल दे रहा हूं। सो अगर आपके इर्द गिर्द मोटिवेट करने वाले अच्छे एनर्जाइजिंग लोग हैं, बड़े ख्वाब देखने वाले लोग हैं, आप भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे बन जाएंगे। अगर वो क्रिटिसाइजिंग है, खुद भी छोटी दुनिया में रहने के आदी हैं, आप कोई बड़ा कदम भी उठाना चाहेंगे तो वो वापस खींच लेंगे, डरा डरा के। सो इस पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। कॉन्फिडेंट पीपल, और एक स्टेज ऐसी आती है जो कि मुश्किल है, लेकिन कई दुनिया में मुझे नजर आई चीजें खुद देखने से कि उनका कॉन्फिडेंस इतना बेहतर हो गया, उनकी पर्सनालिटी इतनी सॉलिड हो गई कि फिर उनको इवन नेगेटिव लोगों का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इवन देन दे अवॉइड। लेकिन वो उस वक्त की बात है जब वो उस लेवल पे पहुंच जाए कि जब उनकी बातें असर ना कर सके। So people around you also play a very important role. Then is overcoming fears. अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। डर इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन है। और डर बेसिकली क्या है? डर का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। डर इज एन इमोशन। कहां पे? इन योर माइंड। और अगर हम कुरानी या मजहबी एतबार से बात करें तो दिस इज द ग्रेटेस्ट टास्क जो अल्लाह ने बताया आपको, और 2 सूरतें उतार दी इसके लिए कि ये वो वसवसे हैं जो इंसानों में पैदा किए जाते हैं। सो जब आप इसकी ये हकीकत देखते हैं तो फिर अपने ऊपर ज्यादा शर्म आती है कि एक हवाई चीज से मैं डर रहा था या डर रही थी जिसका कोई वजूद ही नहीं है। सो मोस्टली डर आपका अपना एक फियर, अपना इमोशन है जो आपके दिमाग में पैदा होता है। जितने डर आप दूर करते जाएंगे, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को लोगों में आने का सोशल एंजाइटी है, वो लोगों में आके नहीं खड़ा हो सकता या खड़ी हो सकती। किसी को कोई डर है, किसी को कोई डर है कि अब मेरे प्यारे ना छूट जाएं, किसी को ये डर है। तो हर एक के डर मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी को जोरदार पटाखों की आवाज से डर लगता है, किसी को इस बात से डर लगता है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, बॉस मुझे कुछ ना कह दे। और कई लोग जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं उन्हें इस बात से डर लगता है, और वो साइको हो चुके होते हैं तकरीबन, कि कोई मेरे बारे में गलत बात ना कह दे या कर दे। वो हर वक्त परफेक्शन की कैफियत में रहते हैं। बीमारी इस हद तक बढ़ जाती। अब बैठेंगे भी तो परफेक्ट होके, इतने इंच उंगलियां ऐसे रखनी है तो पांव ऐसे रखने हैं, तो चलना ऐसे है, बात ऐसे करनी है, इतना तोल तोल के बोलते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं उन्हें। सो जितने ज्यादा आपके फियर्स कम है, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। जितने फियर ज्यादा है, कॉन्फिडेंस लो होगा। और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मेथड ऑफ रिमूविंग योर फियर, वो 2 है। अगर वो कोई टेंजिबल फियर है, किसी बंदे से आपको डर लग रहा है, किसी बिल्डिंग से डर लग रहा है, जस्ट गो देयर एंड मीट, सामना करें उसका, कन्फ्रंट द फियर। और अगर किसी इमेजिनरी चीज से आपको डर लग रहा है, उसकी मैं अपनी मिसालें भी कही देता हूं। एक दफा आई वाज आल्सो हैविंग ए हाइट फोबिया, वो मैंने कैसे रिमूव किया? आधे घंटे में। मेरी इतने सालों का डर मैंने रिमूव किया आधे घंटे में, बिकॉज आई फेस्ड इट। और मैंने कहा कि आज यहां मैं नहीं और यहां डर नहीं, और फेस किया और खत्म।
कई ऐसे बॉस होते हैं, कई ऐसे टीचर होते हैं, बंदा हफ्ता हफ्ता उनसे छुपता रहता है कि इनका सामना हो गया तो ये बेइज्जती करेंगे। वो एक हफ्ता वो अजाब में गुजारता है, एक हफ्ता। तो जो अच्छे लोग हैं आप जैसे, जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया हुआ है, वो कहते हैं अच्छा यार जो होना एक दफा हो जाए, वो सामने जाते हैं, जो भी बात है वो करते हैं और अपना फियर खत्म करते हैं। इसी तरीके से कई लोगों को बहुत एक्सट्रीम खौफ है कि मेरे प्यारे, मेरे मियां बीवी या मेरे मां बाप, मेरे बच्चे ना छूट जाए मुझसे। उसके भी कई तरीके हैं साइकोथेरेपी के जरिए उसको रिमूव करने के। फिर ईमान, जिसको ये दौलत मिल जाए, जिसको हकीकत पता चल जाए, अल्लाह कौन है, क़यामत क्या है, तकदीर क्या है, मरना जीना क्या है, तो उसके फियर्स तो वैसे ही नहीं रहते। सो ये जितना ज्यादा आप में चीजें आती जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। अब लास्ट में आपको बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस देने से पहले ये सारी हमने बातें कर ली। एक्सपीरियंस जितना आपका बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने आंखें, कान, नाक, दिमाग खोल के वो एक्सपीरियंस लिया, ये नहीं कि मेरा 30 साल का तजर्बा है और 30 साल बर्बाद किए हुए हैं, दैट इज नो एक्सपीरियंस। वाकई आपने कोई क्रेडिबल चीजें इकट्ठी की हैं जिसका आपको और दूसरों को फायदा हो रहा है, दैट इज एक्सपीरियंस। ओनली पासिंग टाइम इज नॉट एक्सपीरियंस। देन इज नॉलेज, स्किल्स जितना आपका बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और मैंने जो अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक और छोटा तरीका देखा, फेथ तो बहुत बड़ा तरीका है, वो था एसोसिएट विद सम कॉज। किसी सोशल सर्विस में, किसी इस तरह के काम के साथ आप जुड़ जाएं, बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि आप कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो विद दिस लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, अगर किसी का कोई है तो। लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह करे कि आपको आज कुछ ऐसी चीजें मिली हों कि जो डिसीजंस आपकी लाइफ में रुके हुए हैं वो आप कर पाएं, तो मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू। यू कैन क्लैप, डरने की बात नहीं। थैंक यू जी।